नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के कचहरी रोड, आगरा गेट सहित आसपास के क्षेत्रों में खराब सड़कों के कारण ट्रैफिक रेंग रहा है। शहर की खस्ताहाल सड़कों के कारण कई क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी हो गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद मलबा आमजन के जी का जंजाल बनता जा रहा है। क्षेत्रवासियों की सरकार से मांग है कि कार्यवाही कर आमजन को राहत की सांस प्रदान करे। शहर की खस्ताहाल सड़कों के कारण कई क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी है। कचहरी रोड, आगरा गेट सहित आसपास के क्षेत्रों में खराब सड़कों के कारण ट्रैफिक रेंग रहा है। कुछ दिनों पहले कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते शहर की अतिक्रमित जमीन पर पीला पंजा चलाकर प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया था, परंतु कार्रवाई के बाद मलबे को वहां से पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। मलबा जस का तस बना हुआ है। साथ ही कचहरी मार्ग की सड़क जगह जगह टूटी होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार काफी प्रभावित हो रही है। एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते शहर की कचहरी रोड पीआर मार्ग बदहाल है। यहाँ शहर की प्रमुख सड़कें हैं, जिनके जरिए ही शहर का अधिकतर ट्रैफिक गुजरता है। एलिवेटेड रोड निर्माण के बाद क्षतिग्रस्त रोड की न तो मरम्मत की गई है और न ही इनका फिर से निर्माण किया गया है। शहर के कई आला नेताओं ने महापर्व से पूर्व शहर की सड़कों की मरम्मत के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के वादे किए थे, जो सारे खोखले सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहनों की आवाजाही में समस्या उत्पन्न हो रही है, जहाँ पूरा कचहरी रोड खुदा पड़ा है। सड़क टूटी होने के कारण तोपधड़ा और हाथीभाटा की ओर से जा रही सड़कों और कचहरी रोड पर आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिससे आंखों में जलन, सूजन जैसी समस्याओं से भी आमजन ग्रस्त हो रहा है। पिछले 3 दिनों पूर्व समाचार पत्रों द्वारा आमजन को आश्वासन दिया गया था कि डामरीकरण कर कल से कार्य शुरू किया जाएगा। अभी तक कार्य चालू नहीं होने के कारण अभी तक भी कार्य चालू नहीं होने के कारण आम नागरिक दुकानदार परेशान हो रहे हैं। दुकानों में धूल मिट्टी जाने से लोगों का धंधा ठप हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अजमेर शहर की जो सड़कों की दुर्दशा है, वो अजमेर की पूरी जनता परेशान हो चुकी है। और इसका कई बार तो ये स्थिति रही है कि लोगों की रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि न्यूरो डॉक्टर के पास चक्कर लगा के परेशान है। साथ ही एक दुर्घटना हुई कि एक महिला जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में, उसके पति एडमिट थे, उनको खाना लेके जा रही थी और कचहरी रोड में गड्ढे में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और इस सब के लिए हम कलेक्टर महोदय से भी मिलकर उनको हमने ज्ञापन पत्र सौंपा था कि शहर की खस्ता हाल को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने आश्वासित किया था कि अति शीघ्र जो हम इसको पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के हमारे विधायक वासुदेव देवनानी जी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि दीपावली से पहले सारी रोडें दुरुस्त हो जाएंगी। आज स्थिति ज्यों की त्यों है और आज प्रत्येक व्यापारी और अजमेर शहर का प्रत्येक नागरिक परेशान है। आज कचहरी रोड को जिस वक्त दीपावली, जो कि एक हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस वक्त सबकी दुकानें उजाड़ दी, पूरे बाज़ार को उजाड़ कर दिया। यही एक बहुत शर्मनाक बात थी। साथ ही अब कर दिया, उसके बाद आज तक सही नहीं होना, ये अजमेर की अनदेखी की जा रही है और अजमेर की जनता के साथ कुटाराघात किया जा रहा है। साथ ही उन अधिकारियों ने जिन्हों की जिम्मेदारी है और उन जनप्रतिनिधियों की जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी गैर जिम्मेदाराना ये बात कहलाएगी। क्योंकि अगर अपने शहर का हम ध्यान नहीं दें, चाहे उसमें हमारे अजमेर की मेयर हो, चाहे एडीए प्रशासन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, अजमेर को अनदेखा किया जा रहा है। हमारी शिकायत के बाद भी नहीं हुआ। अति शीघ्र ही हम इस मैटर पे जो है पुनः एक बार जिला कलेक्टर साहब से मिलके और इस कार्य को अति शीघ्र नहीं करने पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। अजमेर के तोपधड़ा स्थित एकता विहार कॉलोनी में राजकोष के दुरुपयोग को रोकने के लिए अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कौली समेत कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए अतिशीघ्र समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा।
अजमेर के तोपधरा स्थित एकता विहार कॉलोनी में राजकोष के दुरुपयोग को रोकने के लिए अजमेर नगर निगम प्रतिपक्ष के नेता द्रौपदी कोली समेत कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम प्रतिपक्ष की नेता द्रौपदी कोली ने कहा कि एकता विहार कॉलोनी में सीवरेज का काम चल रहा है और सीवरेज की लाइन के साथ ही चेंबर डाली जा रही है, जो गलत है। कहा सिर्फ काम करना इतिश्री नहीं है, काम से आमजन को सुविधा भी मिलना जरूरी है। जब काम चल रहा होता है तो संबंधित अधिकारी आकर काम की सुध तक नहीं लेते हैं। ठेकेदार काम करते हैं और बिल बनाकर पैसे अपने जेब में डालकर चले जाते हैं। कॉलोनी के पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पाइपलाइन का काम चल रहा है और नियंत्रक वाल लगाकर एक सीधी आती हुई समान केंद्र की लाइन को यू टर्न देकर वापस पहुँचाया गया। कार्य का रो भी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के कार्य से जनता के धन का दुरुपयोग होता है, जबकि पूर्व में डाली हुई पाइपलाइन में भी नियंत्रक वाल्व पीछे स्थित था तथा पाइपलाइन सड़क की एक ओर थी। वर्तमान में सड़क के दोनों ओर पाइपलाइन होने से भविष्य में राज्य सरकार के अन्य कार्य जैसे बिजली, दूरसंचार, नेचुरल गैस, सीवरेज इत्यादि लाइनों को डालने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। संबंधित अधिकारियों को सूचित करने पर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि यदि आमजन की समस्याओं को जल्दी ही नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आप कल जब कोई समस्याएं हमने आपके चैनल को भी बुलाया और आपने देखी, खुद ने भी समस्याएं देखी, उस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अब कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम जल्दी ही काम करवाएंगे, लेकिन अगर कलेक्टर साहब जल्दी ही उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते तो हमें मजबूरन धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि जनता को परेशान किया जाए। लेकिन अगर ये प्रशासन और ये शासन चाहता है कि जनता जो परेशान हो रही है उसका अगर काम नहीं करना चाहते तो हम इनको सड़कों पर उतरकर भी दिखाएंगे और आंदोलन कर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम ये इनको छोड़ेंगे नहीं, काम करवा के रहेंगे। और ये जनता का अधिकार है, जनता की मांग है, इस काम को करवाएंगे। अभी जो पानी की पाइपलाइन है तो उसके ऊपर इन्होंने जो ये चैम्बर बनाना शुरू कर दिया, जबकि पाइपलाइन जो पीने की पानी की जो लाइन है उसके ऊपर सीवरेज का जो चैम्बर और जो भी बनना चाहा वो स्ट्रक्चर वो नहीं बनाना चाहिए इनको। हम इसकी समस्या के लिए ठेकेदार को भी कह रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। बोले कि जल विभाग का काम है ये। दूसरा हमारे पार्षद है अमन साकला, उनको भी कहा था कि बोले भाई साहब इसको साइड में बना देते हैं, जबकि इसका फ्रेम इतना बड़ा है कि वो जो साइड में बन नहीं सकता और दोनों जो लाइन है यू टर्न डाला हुआ है उसके ऊपर कवर कर रही है। हम इसके लिए मना कर रहे हैं। तो आज ठेकेदार जो सीवरेज लाइन वाला वो काम छोड़ के भी चला गया, जबकि हमने कह दिया भाई ये जनप्रतिनिधि वर्ग आ रहे हैं तो आप उनकी समस्या सुनो और इसको थोड़ा चेंज करो। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो 4 इंच की जो लाइन है यू टर्न दिए रखा है उसको हटाना है। आज काम चालू है, काम आप लोगों ने रुकवा दिया, बंद करके चले गए। कल जब उनको कहा था कि ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, आप पानी की पाइपलाइन है उसके ऊपर चैम्बर नहीं बनाए क्योंकि भविष्य में कभी जो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। पानी और सीवरेज लाइन जो डल रही है वो सही नहीं जगह पे डल रही है, क्योंकि पाइपलाइन उनसे अड़ रही है। और यहाँ पे जो पानी की समस्या शुरू से ही चली आ रही है। सवेरे 4 बजे पानी आता है, कई बुजुर्ग महिलाएं, कई सर्विस वर्क वाले लोग भी हैं, उनको परेशानी आती है। सवेरे इतना जल्दी उठ के पानी भरना, फिर घर का काम करना, फिर सर्विस में जाना, बड़ी परेशानी हो गई इस बात के लिए। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र निवासी बुजुर्ग दंपति मोबाइल चोरी के मामले व पुलिस पर चक्कर कटवाने के आरोप लगाने के चलते सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को शिकायत देते हुए मामले में उचित कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र निवासी बुजुर्ग दंपति मोबाइल चोरी के मामले व पुलिस पर चक्कर कटवाने पर आरोप लगाने के चलते सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को शिकायत देते हुए मामले में उचित कार्रवाई करवाने की मांग की है। सरावली मोहल्ला निवासी सावित्री देवी ने बताया कि 8 तारीख को उनका बच्चा मोबाइल चला रहा था, तभी इसी बीच उसे झपकी आ गई। इसी का फायदा उठाकर एक रिक्शा चालक मोबाइल चोरी करके फरार हो गया। सीसीटीवी चेक करते हुए उन्होंने ई रिक्शा चालक को पकड़ा और पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन उसे बिना कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि 15 दिन तक पुलिस के द्वारा उन्हें थाने के चक्कर कटवाए गए, लेकिन आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी उनका एक बार मोबाइल चोरी हुआ था, उस पर भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर आज वह एसपी कार्यालय पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात की। मामले में एसपी को शिकायत देकर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। साहब बच्चा था वहाँ पे, मोबाइल देख रहा था, वो देखते देखते उसकी झपकी आ गई और एक रिक्शा वाला आया और मोबाइल लेकर चला गया। अब उसको कैमरे में, हमारे सामने कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, सरकारी कैमरे, वहाँ पे हमने देखा उसको, रिक्शा दिख रहा है,
2 जने थे। फिर हमने पुलिस में हम थाने जाएं तो कहते हैं चौकी पे जाओ, चौकी पे जाएं तो कहते हैं थाने जाओ। हम 15 दिन तक चक्कर खाते रहे। कितनी बार चोरी हो गई वहाँ पे? ये दो बार हो गई साहब। क्या उसको पहले तो हमारी पिकअप में से ही ले गया। अच्छा, पिकअप में से ही चोरी हो गई एक मोबाइल, उसकी भी रिपोर्ट दी हुई है, उसका तो आज तक कोई पता नहीं है, साल भर हो गया। और ये दूसरा मोबाइल वहाँ से गया। आज किससे मिलने आए आप लोग? हम मैडम से मिलने आए। क्या शिकायत दर्ज करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या चोर को पहचान? जी चोर को हम पकड़ के लेके आए थे। क्या फुटेज में भी आया क्या? हाँ फुटेज में उसी की वजह से तो इन्होंने पकड़ के लेके आए थे। हम पकड़ के लेके आए पाटगंज से, उस रिक्शे को बंद करवाया और फिर हमारी बिगर इजाजत या हमें पूछा ही नहीं गया और वो रिक्शे को छोड़ दिया गया। और वही रिक्शा 2 दिन पहले यहाँ पे 3-4 दिन पहले की बात है, आगरा गेट पे चोरी हुई है। उनकी फोटो भी मेरे पास। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र की 7 डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि नियमन स्वीकृति में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद पुष्कर के स्तर पर चाहे गए जवाब को परिषद अधिकारियों द्वारा जानबूझकर विलंबित रखने के क्रम में उपखंड कार्यालय में तहसीलदार दिनेश यादव की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र की 7 डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि नियमन स्वीकृति में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद पुष्कर के स्तर पर चाहे गए जवाब को परिषद अधिकारियों द्वारा जानबूझकर विलंबित रखने के क्रम में उपखंड कार्यालय में तहसीलदार दिनेश यादव की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गयी। सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत लोगों ने विभिन्न समस्याओं को जनसुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया, जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारेशर ने बताया कि कच्ची बस्तियों का लेआउट भिजवाने के लिए लिखा गया है, जिसकी आज दिन तक पालना नहीं की गई है। राज्य स्तर पर ही नोटिफाई कच्ची बस्तियों में भू स्वामित्व के पट्टे दिए जाने की राजकीय भूमि नियमन स्वीकृति नहीं हो पा रही है। पुष्कर नगर परिषद द्वारा कच्ची बस्ती नियमन प्रकरण में जानबूझकर की जा रही लापरवाही व अनदेखी के कारण पुष्कर की 7 कच्ची बस्ती के हजारों परिवारों को भू स्वामित्व के अधिकारों से वंचित रहने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सभी 7 कच्ची बस्ती के प्रत्येक बाशिंदों ने हजारों रुपए खर्च कर नगर पालिका द्वारा निर्धारित फॉर्म के आवेदन की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर दी, जिसके उपरांत भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जनसुनवाई के दौरान मांग रखी गई है कि पुष्कर के सभी 7 डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियों के सैकड़ों गरीब परिवारों को भू स्वामित्व के अधिकार के पट्टे जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाए जाएं। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के लोगों के साथ कांग्रेसी नेता जगदीश पुड़िया, एडवोकेट सुरेश कुमार मौजूद रहे। आज ये पुष्कर उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। जन सुनवाई में आज तहसीलदार पुष्कर जी ने हमने एक पुष्कर की नगर परिषद क्षेत्र में जो 7 कच्ची बस्तियां आती हैं, जो 30-40 साल से वहाँ 1000 से ज़्यादा परिवार निवास करते हैं, तो उनको पट्टे दिए जाने की जो प्रक्रिया है वो तत्कालीन नगरपालिका ने उनसे आवेदन लेके, अखबार में अनापत्ति लेके और सर्वे करके उनका लेआउट बना के और राज्य सरकार से राज्यपाल द्वारा गजट में डीनोटिफाइड करवा ली गई हमारी मांग पे, बाशिंदों की मांग पे। पर लेकिन उसके बाद नगरपालिका ने 100 पत्रावलियों को 2 कच्ची बस्तियों को, ये संतोषी माता ढाणी और अंबेडकर कॉलोनी, इनकी 100 पत्रावलियाँ प्रथम चरण में स्वीकृति और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को गत वर्ष अक्टूबर-नवंबर में भिजवाई थी। तो उस समय उसमें लेआउट साथ नहीं भिजवाया इन कॉलोनियों का, तो लेआउट के लिए पत्र स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका को 20/12/23 को दोनों बस्तियों के कच्ची बस्तियों का लेआउट मांगा। तो आज 11 महीने हो गए, लेआउट नहीं भिजवाया। लेआउट नहीं भिजवाने के कारण से आज तक कच्ची बस्ती के निवासियों को अपने भू धारक होने का, भूस्वामी होने का पट्टा नहीं मिल पा रहा है, वो आज तक पट्टे से वंचित है। जबकि इतने परिवारों को वहाँ कच्ची बस्तियों को डीनोटिफाइड जब राजस्थान सरकार ने कर दिया है, तो वहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, सीवरेज है, उनके आधार कार्ड है, उनके राशन है, सब चीज़ें विकसित हो गई। तो अब उनको पट्टा, एक जो पट्टा होता है भूधारक को भू स्वामित्व का, वो नगर परिषद देने में लापरवाही बरत रही है। आज नगरपालिका का, मैं समझता हूँ नगर परिषद का आखिरी दिन भी है। तो अब जो अधिकारी प्रशासक यहाँ बैठेंगे, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आज हमने जो जन सुनवाई में ये जो दिया है हमारी मांग, कि जल्दी से जल्दी लेआउट वहाँ भिजवाया जाए और शेष पत्रावलियाँ मैं लेआउट के राज्य सरकार को भिजवाई जाए, जिससे यहाँ के कच्ची बस्ती के बासिंदों को अपने भू अधिकार का पट्टा मिले। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. जिला बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव नहीं करवाए जाने के संदर्भ में पूर्व सचिव समीर काले और सुमित्रा पाठक के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन की लॉ कमेटी को अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा। जिला बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव नहीं किए जाने के संदर्भ में पूर्व सचिव समीर काले और सुमित्रा पाठक के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन की लॉ कमेटी को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 1 बार 1 वोट के तहत चुनाव दिसंबर में होने हैं, परंतु बार अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकारिणी झूठ का सहारा लेते हुए संविधान की आड़ में चुनाव नहीं करवाना चाहती है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना को दरकिनार किया जा रहा है, जिसमें वकीलों में काफी नाराजगी देखी गई है। पिछली बार न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत पिछला चुनाव हुआ था, तो वर्तमान चुनाव भी उसी प्रक्रिया एवं नियमों की पालना करते हुए होना चाहिए। कमेटी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि वार्षिक चुनाव 2024-25 समय पर करवाए जाए, जिससे कि बार की गरिमा बनी रहे तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना की जाए। कि हिंदुस्तान में अब एक बार एक वोट एक बार का जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आ चुका है। हिंदुस्तान में सब जगह 13 तारीख को दिसंबर की 13 तारीख को चुनाव होने हैं। 271 बारों में चुनाव होने हैं, जिसमें लाखों लोग वकील जो है वोट डालेंगे और ये तय हो चुका कि प्रतिवर्ष चुनाव होंगे। हमारे अजमेर में भी चुनाव होने थे, जैसे अजमेर में, पुष्कर में, किशनगढ़ में, बार में, सब जगह हो रहे हैं। पर अजमेर की जो सिविल बार है, इसमें इस बात में एक हठधर्मिता हो रही है कि हमने 2 साल के लिए चुनाव कर दिए, जबकि 2 साल का कोई प्रावधान है ही नहीं। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी पास हुआ ही नहीं। तो इसलिए हमने इनको निवेदन किया है। आज मुझे 500-400 लोगों का हस्ताक्षर ज्ञापन मिला है। हमारे एक लॉ कमेटी है जिसमें पूर्व के सब माननीय अध्यक्ष हैं, तो उन अध्यक्षों की एक कमेटी है और वो हम पहले भी जब भी कोई विवाद होता है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का या कार्यकारिणी इससे ऊपर, तो वो लॉ कमेटी उसका निस्तारण करती है। पूर्व में कई ऐसे दृष्टांत हैं कि लॉ कमेटी अपने हिसाब से निर्णय दे चुकी है, अपने हिसाब से उसका फैसला मान्य होता है। अब इन वकीलों साहिबान ने लिखा है कि ये बार के चुनाव 13 तारीख को हो, तो हमने इनको कह दिया है, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है कि कल 12 बजे तक वो कह देते हैं कि भाई हम चुनाव करा रहे हैं जब तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉ कमेटी बैठ के तय करेगी। और लॉ कमेटी बैठ के बार के वकीलों के स्वाभिमान की और कानून की, कि कानून की मर्यादा, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, खुद नरेंद्र जी आपके सामने बैठे, इनको खुद को 7 महीने में चुनाव कराना पड़ा था पिछली बार, और यही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो खुद ही चुनाव में भागीदार थे। तो ऐसी स्थिति में रोज का कानून बदल जाएगा। तो इसलिए बार की गरिमा को, बार की प्रतिष्ठा को, और किसी के प्रति मनभेद नहीं है, ये जो है एक नीतिगत फैसला है। इसके लिए बार प्रयास करेगी कि कोई बार में विरोधाभास नहीं हो और बार की एकता अखंडता कायम रहे। देखिए, हमारे यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव भी पूरे राजस्थान के साथ 13 दिसंबर को होने थे, और इस संबंध में पहला ज्ञापन 5 सितंबर 2024 को दे दिया गया। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को दूसरा ज्ञापन जिला बार को दिया गया, और उसमें ये मांग की गई कि या तो आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार और उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार चुनाव की तिथि घोषित करें, और वरना हमारी जो बाहर का जो अभी तक का रहा है इतिहास और परंपरा रही है कि आप जनरल हाउस जीसी कॉल करके और उस सदन में इस चीज़ को रखें, तो उस सदन में जो भी तय होगा उसके अनुरूप आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान हमारे अध्यक्ष जी ने हठधर्मिता अपनाते हुए 5 ज्ञापनों को कार्यकारिणी में, ये जो जीसी के ज्ञापन थे, जो चुनाव ज्ञापन थे, उनको एक ही दिन
कल कार्यकारिणी की मीटिंग में ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मेरे पास 2 साल का संविधान है 2009 का, और मैं चुनाव इस बार नहीं करा के 2025 में कराऊंगा। चुनाव को लेकर के राजस्थान के करीब 271 पौने 300 बार जो है चुनाव करा रही हैं, और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, निर्णयानुसार करा रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी ने भी उन आदेशों की पालना करते हुए चुनाव कराया था, जो दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को होते हैं। हर साल दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को चुनाव होना आवश्यक है, परंतु अब मौजूदा बार कार्यकारिणी अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं करी है, इसलिए मैंने शनिवार को 16 तारीख के दिन बार को लिखित में एक पत्र दिया है कि या तो आप चुनाव की घोषणा 18 तारीख तक करें, अन्यथा मैं अन्न का त्याग कर दूंगा। परंतु अगर इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन इस बार में प्रजातंत्र को और बार की स्मिता को बनाए रखने के लिए ये मेरी ड्यूटी है। ये बार मेरी माँ है और अपनी माँ की रक्षा के लिए मुझे अगर आम अनशन भी करना पड़ा तो मैं आम अनशन भी करूँगा और बार के चुनाव कराने के लिए प्रयास करूँगा। शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने की प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन लॉ कमेटी को दिया गया है, जिसके संबंध में लॉ कमेटी से रिक्वेस्ट की गई है कि वो वर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं सचिव से चर्चा करके इस मुद्दे पर जल्द से जल्द जनरल हाउस बुलाएं एवं वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सीएमएचओ ऑफिस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सीएमएचओ ऑफिस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु चिकित्सा विभाग हमेशा तत्पर रहता है, जहाँ आज इसी के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बताया कि जो लोग अपने घरों में पड़ी एंटीबायोटिक को लेते हैं या फिर चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाइयों को कंप्लीट नहीं लेते हैं, ये सोचकर कि ये दवाइयां ज्यादा एमजी की है, वह सभी रेजिस्टेंस की मात्रा को बढ़ाते हैं। जहां आपको बता दें कि डॉक्टर पहले ही जो दवाइयां देता है उनको बहुत लोगों पर रिसर्च करके कैलकुलेट करके फिर दी जाती है। डॉक्टर द्वारा दिया गया कोर्स उसी समय अवधि पर पूरा करें। जहां एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज्वलंत समस्या है, जो न केवल आपकी सेहत पर प्रभाव डालेगा बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने उदाहरण देते हुए बताया कि ट्यूबरक्लोसिस का इलाज आज के समय में बेहद ही महंगा हो रहा है, क्योंकि इसमें अब मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया है, जिससे अब ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर का दिया हुआ कोर्स समय पर पूरा लेवे एवं घर पे पड़ी अनावश्यक दवाइयों से दूरी बनाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, तो हमारा दायित्व है कि हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें और किस तरह से सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं दें। तो उसी का एक हिस्सा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। लोग ओवर द काउंटर दवाएं ले लेते हैं या कुछ घर में पड़ी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, हल्के खांसी जुकाम बुखार या थोड़ी सी कोई बीमारी होती है तो, और उसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। या फिर यदि हमारे द्वारा लिखी जाती है, हमारे डॉक्टर्स यदि एंटीबायोटिक लिखते हैं तो वो उसको पूरी नहीं खाते। कई बार तो वो देखते हैं अरे इतनी स्ट्रेंथ है, इतना भारी है, हमें सूट नहीं करेगा, या इतनी हैवी दवाई लिख दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये डोजेस बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करके फिर कैलकुलेट की जाती है। तो आप उसके ग्राम मिलीग्राम ना देखें, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली फॉलो करें। अगर उन्होंने 5 दिन लिखी है तो 5 दिन पूरा खाना ही है। आपको चाहे स्वस्थ महसूस होता है तो भी आप उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करें। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये एक बढ़ती समस्या है और इसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य पे और आपकी जेब पर भी कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर हमें सिंपल जो सस्ती एंटीबायोटिक्स है वो काम करना बंद कर देगी और महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा एक आम जन से यही रहेगा कि बिना डॉक्टर को पूछे एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। साथ ही साथ जितना आपको लिखा जाता है उतना पूरा लीजिए, न कम न ज़्यादा। यदि आपको 5 दिन की लिखी जाती है तो 5 दिन खाएं, 3 दिन की होती है तो 3 दिन खाएं। हर दवाई का एक अलग डोज कैलकुलेटेड होता है, तो आप उसके मिलीग्राम या ग्राम पे मत जाइए।
वो कोई वजन नहीं होता है उसका कि आप उठा नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 100% फॉलो करना है और जिस तरीके से उन्होंने दिए उसी तरीके से खाना है, तभी हम ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोक पाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, ट्यूबरकुलोसिस। आपने देखा होगा टीबी की बीमारी आराम से बहुत सस्ती दवाइयों से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब उसमें क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो हमें इलाज करने में भी बहुत बाधा आ रही है। तो मेरा आमजन से यही अपील रहेगी कि एंटीबायोटिक लेने से पहले सावधानी बरतें, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें, और जो डॉक्टर सलाह। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।